So in this video, we are going to see compounding of offense and a newly inserted section, that is section number 122 1B. Okay, let us start. As per section number 122 1B of CGST Act, any e-commerce operator हो, अब यहाँ पर जो पेनल्टी है वो किसको लगाया जा रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को नहीं, यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेनल्टी. अगर आप लोग को याद रहेगा कंपोजिशन स्कीम, वहां पर हमने देखा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स के सप्लायर को अलाउ करेगा आपसे. ओके, कंपोजिशन स्कीम में अगर आप लोग हो तो आप लोग गुड्स सप्लाई कर सकते हो ई कॉमर्स से, लेकिन ई कॉमर्स को कुछ कंडीशंस फुलफिल करना है. तो वो कंडीशंस अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर फुलफिल नहीं करता तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक पेनल्टी भरना पड़ेगा. कौन से ऑफेंसेस है वो यहाँ पर देख लेते हैं. ओके, एंड पेनल्टी कितना है वो देख लेते हैं. अलाउस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू इट by an unregistered person other than person exempted from registration by notification issued under this act to make such supply. मतलब कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी भी पर्सन को जिसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था पर वो नहीं लिया है, ऐसे पर्सन को अपने वेबसाइट से गुड्स बेचने को अगर वो दे रहा है तो या तो अलाउस इंटर स्टेट सप्लाईज हु इज नॉट एलिजिबल टू मेक सच. मतलब कि कंपोजिशन स्कीम पर्सन कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सप्लाई. पर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो एंड आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से बेच रहे हो इंटरसेट सप्लाई, ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा? यहाँ पर ई कॉमर्स को पेनल्टी देना पड़ेगा. ओके, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी देखा था हमने. पहले क्या था? कोई भी पर्सन अगर गुड्स बेचेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर से तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. लेकिन लेकिन करंट अमेंडमेंट क्या है? ठीक है, करंट मई 24 जून 24 ऑनवर्ड्स अमेंडमेंट क्या है? कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा. ओके, उस सप्लायर ने क्या क्या कंडीशंस था एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ. सबसे पहला पैन होना चाहिए उस गुड्स के सप्लायर के पास. ओके, सेकंड, उसके पास एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए. ओके, ई कॉमर्स ने इंटर स्टेट सप्लाई करने नहीं देना चाहिए. एंड लास्ट, ओनली वन स्टेट के अंदर ही एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए. ओके, ये चार कंडीशन फुलफिल अगर करेगा तो उसको उस गुड्स के सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं. एक एग्जांपल लेता हूँ. समझो यहाँ पर अमेजोन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी. ओके, बी बिलोंग्स टू से गुजरात. ओके, उसने ऑर्डर प्लेस किया अमेजोन से ए को. तो यहाँ पर अमेजोन को क्या क्या इंश्योर करना है वो देखो. मतलब कि ए अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, लेकिन कब चलेगा? जब ये चार कंडीशन फुलफिल होगा तब चलेगा. क्या चार कंडीशन है? इसके पास पैन कार्ड होना चाहिए. हाँ, ठीक है. इसके पास वेबसाइट पे जाकर के जीएसटी पोर्टल पे जाकर के एक एनरोलमेंट नंबर ऑब्टेन करना होता है, वो इसके पास होना चाहिए. एनरोलमेंट नंबर इज नॉट जीएसटी नंबर. एनरोलमेंट नंबर इज यूनिक नंबर जो कि हर एक सप्लायर को दिया जाता है जो अनरजिस्टर्ड है. जैसे ही सप्लायर रजिस्टर्ड हो जाएगा ये एनरोलमेंट नंबर हट जाएगा. उसके बाद अमेजोन को ये इंश्योर करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन होने वाला है ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए. एंड द लास्ट वन, ये जो ए है इसके पास एक ही स्टेट में एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए. अगर अमेजोन ये चीजों को इंश्योर नहीं कर पाया तो पेनल्टी भरना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर बी सेकंड पॉइंट समझ में आया. लास्ट, फेल्स टू फर्निश द करेक्ट डिटेल्स, fails to furnish the correct details in statement to be furnished under सेक्शन 52(4). मतलब कि जीएसटीआर 8 में करेक्ट डिटेल्स डालना डाल नहीं पाया ई कॉमर्स ऑपरेटर. ओके, फेल्स टू फर्निश द करेक्ट डिटेल्स इन स्टेटमेंट अंडर 52(4) फॉर एनी आउटवर्ड सप्लाई इफेक्टेड थ्रू इट बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. ओके, अगर किसी पर्सन ने सप्लाई किया उसका इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाया तो इस केस में ई कॉमर्स को पेनल्टी देना पड़ेगा. कितना पेनल्टी? शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ ₹10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व had such supply been made by registered person other than person paying tax under section 10, whichever is higher. Very important, very important.
अभी ए तो अनरजिस्टर्ड है, ओके, पर उसने ये सब सप्लाई कर दिया एंड अमेजोन ने उसको रोका नहीं। तो ऐसे केस में पेनल्टी कितना लगेगा? अगर ये रजिस्टर्ड होता तो कितना टैक्स भरना पड़ता? सर रजिस्ट्रेशन मतलब सेक्शन 10 वाला कि नॉर्मल? नॉर्मल। नॉर्मल सेक्शन में जितना भी इसको टैक्स का लायबिलिटी आता, वो टैक्स लायबिलिटी और 10,000 विच एवर इज हायर वुड बी द पेनल्टी अमाउंट टू बी पेड। क्लियर है? किसको पे करना है? अमेजोन को पे करना है, ए को पे नहीं करना, अमेजोन को पे करना। क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज द अमेंडमेंट फॉर मई 24 एंड नवंबर 24 एग्जाम्स। अभी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में बहुत सारा अमेंडमेंट है, वो हम लोग करेंगे। ओके, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अभी कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट आपको पे करना है एज कंपाउंडिंग पेनल्टी या कंपाउंडिंग फाइन बोलते हैं इसको। एंड वो फाइन का जो अमाउंट है वो पे करके क्या होएगा, आपका जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन मतलब कि इम्प्रिजनमेंट, ओके, तो वो सब कम हो जाएगा। ठीक है, वो सब से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो सर ऐसा करेंगे तो सभी लोग तो हमेशा कंपाउंडिंग ही करेंगे, पैसा देंगे एंड जेल नहीं जाएंगे। ये तो गलत है ना? आंसर इज यस, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, सेकंड ऑफेंस में कंपाउंडिंग आपको नहीं मिलती। खाली फर्स्ट टाइम अगर गलती किया, देखो पहली गलती माफ, दुश्मन की भी पहली गलती माफ। तो यहाँ पर जो आपकी पहली गलती है उसको माफी दी जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि अगर पहले ऑफेंस हुआ है, ओके, तो उस केस में आप लोग को नहीं मिलने वाला है। ओके, अगली मतलब पहली बार अगर ऑफेंस हुआ तो मिलेगा कंपाउंडिंग करने को, सेकंड टाइम करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिया है, इफ ऑलरेडी कंपाउंडिंग इज अलाउड फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन, कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब कि पहले अगर हो चुका है कंपाउंडिंग एक बार भी तो बाद में अलाउड नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। ओके, लेट अस रीड इट। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मींस पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी इन मॉनेटरी टर्म्स इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशन। मतलब आपको प्रोसिक्यूशन मतलब कि इम्प्रिजनमेंट हो गया, ओके, मैजिस्ट्रेट के पास जाना, उसको रिक्वेस्ट करना, ठीक है, पेनल्टी तो भरना पड़ेगा, सॉरी पेनल्टी तो भरना पड़ेगा, उसके साथ कंपाउंडिंग फाइन भरना पड़ेगा। तो आप लोग को जेल नहीं होएगा। ओके, एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग कैन बी इधर डन बिफोर और आफ्टर प्रोसिक्यूशन। मतलब कि जेल में जाने के पहले भी कर सकते हैं, ओके, इम्प्रिजनमेंट के पहले, या फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया मतलब कि जेल में जाने का सब तैयारी शुरू हो गया, फिर भी आप लोग कर सकते हैं। प्रोसीजर, अ पर्सन हु वांट्स टू कंपाउंड शैल मेक एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एप्लीकेंट, द कमिश्नर, देखो कमिश्नर यहाँ पर सब कुछ करेगा, नॉट असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल, ये सब कोई नहीं। कमिश्नर मतलब हायर अथॉरिटी शैल कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम कंसर्न्ड ऑफिसर। ठीक है, जिस भी ऑफिसर के अंडर मेरा जुरिस्डिक्शन पड़ता है उस ऑफिसर से कमिश्नर क्या करेगा, पहले रिकॉर्ड मंगवाएगा। इफ इट हैज फाउंड दैट एप्लीकेंट हैज कोऑपरेटेड इन द प्रोसीडिंग्स, अगर एप्लीकेंट ने सही से कोऑपरेट किया है, कुछ ज्यादा तमाशा नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होएगा, ऐसे केस में एक्सेप्टेंस कर लेगा कमिश्नर एंड कंपाउंडिंग करने देगा। जब भी ये कंपाउंडिंग करना होगा, ओके, तो उस केस में 90 डेज के अंदर अंदर, ओके, कंपाउंडिंग के लिए आपको अलाउ करेगा। दैट इज कमिश्नर में बाय ऑर्डर अलाउ एप्लीकेशन इंडिकेटिंग कंपाउंडिंग अमाउंट, कितना अमाउंट पे करना है ये बताएगा, एंड ग्रांट हिम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और रिजेक्ट एप्लीकेशन विद इन 90 डेज। ओके, 90 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन आपका खारिज हो जाएगा, दैट इज रिजेक्ट हो जाएगा या तो एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड अगर एक्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनना, अगर आपका कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो उस केस में आप लोगों को टैक्स का पेमेंट कितने टाइम में करना है, ही शैल पे ड्यूज विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर अलाउिंग टू पे। तो एक ऑर्डर पास होता है कि इतना इतना कंपाउंडिंग का आपको पेमेंट करना है, तो उतने टाइम के अंदर सारे ड्यूज भरने हैं। सारे ड्यूज मतलब कंपाउंडिंग का जो अमाउंट है वो
जो भी टैक्स लायबिलिटीज है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी, सब कुछ भरना है आपको। कितने टाइम में? विद इन 30 डेज। ओके, चलो। अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन से केसेस में कंपाउंडिंग मिलेगा, कौन से केसेस में कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। ओके, लेट अस से। अभी साथ में मैं इंस्पेक्शन का एक ये भी ओपन कर रहा हूँ। देखो, इंस्पेक्शन का यहाँ पर क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि 132(1) के सेक्शन के अंडर बहुत सारे पेनल्टीज है। ओके, वो पेनल्टी के लिए कंपाउंडिंग मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिस्कशन करना है अपने। चलो, अब सभी को दिख रहा है। अभी यहाँ पर इंस्पेक्शन का 132(1) का पूरा सेक्शन है। ओके, एंड यहाँ पर कंपाउंडिंग। चलो, लेट अस स्टार्ट। ऑफेंसेस ऑफ 132(1) ए टू एफ, ए टू एफ। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 132(1) बी को छोड़ के है। ओके, क्योंकि कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ 132(1) बी। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्सेप्ट 132(1) बी, क्योंकि 132(1) बी के लिए कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड। ओके, तो यहाँ पर कौन से कवर हो गए? ए, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, यहाँ पर 5 सेक्शन है, भले दिख रहा है ऐसे एफ 6 है, लेकिन 5 है। क्यों? क्योंकि बी के लिए कंपाउंडिंग नॉट अलाउड। क्या लिखते हैं लोग? इफ ऑलरेडी कंपाउंडिंग इज अलाउड, कॉमा, देन फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड। द पर्सन हैज टू कंपल्सरीली अंडरगो प्रोसिक्यूशन। मतलब आपको अभी इम्प्रिजनमेंट होगा ही होगा। मतलब एक बार अगर कंपाउंडिंग हो चुकी है पिछली बार, तो अगली बार कभी भी आप लोग को कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। कौन से ऑफेंस है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओके, आप लोग पॉज करो इस वीडियो को, स्क्रीनशॉट लो या तो पॉज करके फिर पढ़ो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जी जे के जो पॉइंट्स थे वो तो डिलीट हो चुके हैं। ओके, जी जे के डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। ओके, जी, जे एंड के ये डिलीट हो गया। तो इसीलिए इसका कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी यहाँ पर से हट चुका है। उसके बाद एनी ऑफेंस एक्सेप्ट ए टू एफ एंड जीजे के तो हट चुका है। तो जो भी बचा हुआ है उसके लिए कोई कंपाउंडिंग यहाँ पर नहीं है। कोई कंपाउंडिंग यहाँ पर नहीं है। ओके, पहले थी, अभी कट कर दी गई, कट कर दी गई, मतलब कोई कंपाउंडिंग नहीं। उसके बाद 132(1) एल, एल मतलब अटेम्प्ट्स। ओके, अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन। ओके, अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन, मतलब आप खुद कोशिश कर रहे हो या फिर करवा रहे हो। तो ऐसे केस में इन रिस्पेक्ट टू 132(1) ए टू एफ कंपाउंडिंग नॉट अलाउड। ओके, मतलब कि 132(1) एल का ऑफेंस रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ 132(1) ए टू एफ। मतलब आपने अटेम्प्ट किया, कोशिश किया करने का, कौन सा ऑफेंस? ए वाला। ओके, बी को तो ऐसे भी नहीं। ओके, बी, सी, डी, ई, एफ, अगर आपने ये सब ऑफेंस करने का कोशिश किया तो कंपाउंडिंग आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? नो कंपाउंडिंग अलाउड। उसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो कंपाउंडिंग मिलेगा। ओके, अभी इसके नीचे क्या लिखा है देखते हैं। अदर केसेस वेयर कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड, अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ 132(1) बी। मतलब कि अगर आप लोगों ने बिल बनाया है, ओके, लीडिंग टू रॉन्गफुल यूटिलाइजेशन एंड अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई कंपाउंडिंग का सहारा नहीं मिलेगा, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। ओके, ऑब्वियसली अगर आपका अमाउंट उतना ज्यादा है तो ही। ओके, नहीं तो नॉर्मली हो जाएगा। उसके बाद a person who has been convicted for an offense under this act
बाय कोर्ट। ओके, मतलब अगर कोर्ट ने ऑलरेडी आपको सजा सुनाया हुआ है, ठीक है, हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय कोर्ट, तो अभी आप लोगों को कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे प्रिस्क्राइब। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, any compounding allowed under the provision shall not affect the proceeding if any issued under any other law। मतलब कि ये कंपाउंडिंग खाली जीएसटी ऑफेंस के लिए। आप फेमा में चले मत जाना ये बता के कि देखो सर, यहाँ तो कंपाउंडिंग मिल गया, अभी मैं यहाँ पर ड्यूस नहीं भरूंगा, ऐसा नहीं। ओके, जो दूसरा प्रोसीडिंग से इनकम टैक्स हो गया, फेमा हो गया, ईडी हो गया, जो भी है वो चलते रहेगा। यहाँ पर जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो सिर्फ जीएसटी का है। कंपाउंडिंग शैल बी अलाउड ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी इन्वॉल्व इन सच ऑफेंस। मतलब कि पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी ये पहले कर लो, एंड फिर आप लोग को कंपाउंडिंग का पेमेंट करना है। समझ में आया? तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तो भरना ही पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ आप लोग को उसके बाद कंपाउंडिंग अलाउ होगा, एंड देन कंपाउंडिंग का फाइन भरना है। देन लिमिट फॉर कंपाउंडिंग, अब यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है, एज मे बी प्रिस्क्राइब। अभी ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये रूल नंबर 162 है। ओके, रूल एक बार कंफर्म कर लेना बाद में बुक से। रूल नंबर 162 लग रहा है ये। ओके, एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब 162 में प्रिस्क्राइब्ड है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 25%। ओके, मिनिमम 25 तो होना चाहिए, एंड मैक्सिमम नॉट मोर देन 100%। ओके, पहले ये लिमिट्स अलग था, अभी लिमिट अलग है। मिनिमम 25, मैक्सिमम 100। ओके, मिनिमम 25, मैक्सिमम 100। अब एक्चुअल कितना है वो यहाँ पर दिया। ओके, एक्चुअल कितना वो यहाँ पर दिया, पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 131 ए, बी नहीं है। बी क्यों नहीं है? क्योंकि बी को कंपाउंडिंग अलाउड ही नहीं है। ए, सी, डी, ई, एफ, ओके, जी, आई, सॉरी एच, आई, जी, जे के तो है ही नहीं, एंड यहाँ पर एल के लिए अलग है। क्लियर? तो अभी यहाँ पर यहाँ तक के लिए कुछ अलग है। ये एरोस देखो, बॉक्सेस को प्रॉपरली देखो। अब अगर आपका ऑफेंस ए, सी, डी और ई का है, ओके, ए, सी, डी और ई का है, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? इफ योर ऑफेंस इज मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा का ऑफेंस है, ओके, तो यहाँ पर मिनिमम 50%, ओके, मिनिमम 50% ऑफ टैक्स इवेजन, इतना आपको भरना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम इट इज 75%। ओके, मैक्सिमम 75%, मिनिमम 50%। और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का है तो 60-40, मतलब मिनिमम 40, मैक्सिमम 60। ठीक है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं। ओके, मैक्सिमम 75, मिनिमम 50 इन केस वेर एक्सीड 5 करोड़, एंड अगर 2 से 5 करोड़ के बीच में तो 60-40, दैट इज 40 मिनिमम एंड 60 मैक्सिमम। एंड अगर एफ, एच, आई का ऑफेंस है, ओके, या फिर 131 एल का ऑफेंस है, तो सभी केसेस में कितना है? 25% ऑफ टैक्स इवेडेड, उतना कंपाउंडिंग का आपको कंपाउंडिंग फाइन पे करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, दैट्स इट विद कंपाउंडिंग, यही अमेंडमेंट है। तो आपको यहाँ पर ऑफेंस का नंबर एंड मिनिमम, मैक्सिमम ये याद रखना है। एंड एज पर सेक्शन, देखिए एक्ट के हिसाब से इट इज मिनिमम 25, मैक्सिमम 100, बट प्रिस्क्राइब क्या किया हुआ है? अलग सेक्शंस के लिए अलग अमाउंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, दैट्स इट विद दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।